नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। अपने इस चैनल के माध्यम से जनरल स्टडी में विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हम देख रहे हैं भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अपने पिछले पार्ट में हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से संबंधित कुछ अवधारणाएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ अन्य अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख है केपलर के गति के 3 नियम। इन 3 नियमों को जानने से पहले हम जानेंगे कि किस पृष्ठभूमि में ये नियम निकले थे। यूरोप में मध्यकाल अंधकार का युग था। उस समय चर्च जो कह देता था वही बात सत्य मानी जाती थी, और चर्च की मान्यता थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में अर्थ है यानी पृथ्वी है, और समस्त ग्रह सूर्य समेत इसका चक्कर लगाते हैं। यही बात एक भूगोलवेत्ता टालमी का भी मानना था, और इस अवधारणा को कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य समेत समस्त ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाई। किंतु 1543 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए, एक भूगोलवेत्ता हुए, इनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस का मानना था कि भैया ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और पृथ्वी समेत समस्त ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार यूरोप में ब्रह्मांड के संदर्भ में इन अवधारणाओं पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, और इन अवधारणाओं के संदर्भ में खूब संघर्ष हुआ, खूब धूम मची। इसी क्रम में केपलर गति के 3 नियमों को लेकर आते हैं और अपनी बात कहते हैं। इस क्रम में वह कहते हैं कि गति का 3 नियम है, जिसमें पहले नियम के अनुसार केपलर कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक किनारे पर अर्थात फोकस बिंदु पर स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि समस्त जो ग्रह हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, वो गोल चक्कर नहीं लगा रहे हैं, एक दीर्घवृत्ताकार पथ, जिसको अंग्रेजी में इलिप्टिकल पथ कहा जाता है, पर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य एक फोकस बिंदु पर स्थित है। फोकस बिंदु का मतलब यहाँ से फोकस अगर वो मारे तो समस्त ग्रहों की तरफ जाएगा, इसलिए वह एक किनारे पर फोकस बिंदु पर स्थित है। यही केपलर की गति का पहला नियम है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि समस्त ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं केपलर के गति का दूसरा नियम। केपलर कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह की एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय वेग स्थिर होता है। प्रत्येक ग्रह का एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग स्थिर होता है। यहाँ इसको थोड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। उनके कहने का आशय है कि सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ग्रह एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र को कवर करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सूर्य है, और एक ग्रह ये जो चक्कर लगा रहा है
वह 1 महीने की यात्रा करने के बाद इस स्थिति में पहुंचता है। तब इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया गया? ये डार्क एरिया पूरा क्षेत्रफल इसके द्वारा कवर कर लिया गया। मान लीजिए ये क्षेत्रफल उसने या क्षेत्र उसने 1 महीने में तय किया, तो यह निश्चित है केपलर के अनुसार कि इतना क्षेत्रफल वह प्रत्येक माह में कवर करेगा। अब इसी फिगर में दूसरे पक्ष की तरफ जाते हैं। मान लीजिए एक ग्रह ने उसी ग्रह ने गति करते हुए इस स्थिति को प्राप्त किया। अब वही ग्रह यहाँ से गति करते हुए पुनश्च इस स्थिति में आ गया। ऐसे में चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि वो ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है, तो इसके लिए निश्चित रूप से ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन केपलर कहते हैं भैया ऐसा है नहीं, क्योंकि जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी पर होता है तो उसका वेग धीरे होता है, किंतु जैसे ही वह सूर्य के निकट पहुंचता है उसका वेग तीव्र गति से हो जाता है। इसलिए यह ज़्यादा एरिया जो है वह उतने ही समय में कवर करता है, क्योंकि इन ग्रहों की गति तीव्र हो जाती है, वो तेजी से बढ़ जाता है। यही केपलर की गति का दूसरा नियम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पुच्छल तारे के रूप में भी देखा जाता है कि जब वह सूर्य से दूर होता है तो धीरे धीरे गति करता है, और जैसे ही सूर्य के पास आता है तीव्र गति से गति करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं केपलर की गति का तीसरा नियम। उससे पहले हम जान लेते हैं कि परिक्रमण काल किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाता है तो वह एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसी को उसका परिक्रमण काल कहते हैं। इसे कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक धुरी के परितः ग्रह गति करते रहते हैं। एक धुरी स्मॉल एक्सिस होती है और दूसरी होती है मेजर एक्सिस, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ, और इस पथ को जो है हम 2a मान लेते हैं, अर्थात एक तरफ a और दूसरी तरफ भी a, मिलकर दोनों 2a हो गए। यही केपलर यह कहते हैं कि ग्रहों के द्वारा की गई गति अगर हमें पता है कि उसका रास्ता क्या है, ये किस पथ पर ग्रह गति कर रहे हैं, ग्रह किस पथ पर गति कर रहे हैं, तो हम यह निकाल लेंगे कि वे कितने समय में एक चक्कर पूरा करते हैं, और यह जो समय निकलेगा वह इसी व्यास या मेजर एक्सिस की सहायता से निकलता है। अब यह निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए अर्ध दीर्घ अक्ष। चूंकि पूरा अक्ष 2a होता है तो आधा अक्ष कितना हो जाएगा? a। यहाँ पर हमें केपलर की परिभाषा को एक बार ध्यान से देखना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रहों की परिक्रमा करने के काल का वर्ग, यानी परिक्रमण काल का वर्ग, उनके दीर्घवृत्ताकार पथों की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है, के क्यूब के समानुपाती होती है। यहाँ समानुपाती का निशान होगा। यहाँ एक उदाहरण से दर्शाया गया है कि यदि मान लिया जाए कि
हमें टी स्क्वायर पता करना है, यानी परिक्रमण काल का वर्ग। यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि ये दूरी जो 2a है ये 8 है, तो इसकी आधी दूरी 4 हुई और ये आधी दूरी भी 4 हुई। ऐसे में यदि हम टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 क्यूब करें तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64 के। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ये 64 टी स्क्वायर की वैल्यू है, न कि टी की। यह परिक्रमण काल के वर्ग की वैल्यू है, न कि परिक्रमण काल की। अगर हम इस स्क्वायर का रूट निकाल दें तब हमें परिक्रमण काल का ये 8 प्राप्त हो जाएगा कि ग्रहों के द्वारा किया गया परिक्रमण काल 8 है। इसे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग उनकी दीर्घवृत्ताकार पथ के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब या घन के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अंतर्गत आप स्वयं का भी इनपुट शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। सुधार मुझे भी करना चाहिए, आपको भी लगातार निरंतर करना चाहिए और अपने ज्ञान वृद्धि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो ठीक है मित्रों, अपने अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।